हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का टॉपिक। और यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक स्टोमिक और ड्यूनम में गैस्ट्राइटिस के बाद ये एक ही टॉपिक है, इसके बाद कार्सिनोमाज होते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का क्या मतलब होता है कि इट इज़ अ म्यूकोजल अल्सरेशन बेसिकली, कि जो आपकी लेयर्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम इस पिक को देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आपकी ये लेयर है और इसके अंदर अल्सरेशन हो जाए और आपकी ये लाइनिंग्स हैं इन पे अफेक्ट हो जाए, तो आपकी जो गैस्ट्रिक एसिड है, क्या है, गैस्ट्रिक एसिड्स हैं, वो आपकी लेयर्स में फॉल करेंगे और उसको अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि म्यूकोजल की अल्सरेशन हो जाना और जो आपके गैस्ट्रिक एसिड्स हैं वो आपकी लाइनिंग्स को जो है वो अफेक्ट करें। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसकी साइड्स हैं। दो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वन इज़ कि हम इसकी जो मेजर साइड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो मेजर साइड में ड्यूडेनम है, स्टोमिक एज वेल एज एसोफेगस, कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जेजनम। जो ड्यूडेनम है ये अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% जो हमारे अल्सर्स होते हैं वो इसके अंदर करते हैं। 80% हमारे स्टोमिक के अंदर होते हैं। और एसोफेगस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स गैस्ट्राइटिस, और जो जेजनम है वो किस में होता है? ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में जब हम आगे जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि बेसिकली इट इज़ अ रिपीटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो इसके अंदर आपको जो जेजनम है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। अभी के लिए जो दो इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं वो आपकी ड्यूडेनम है और स्टोमिक है। अब ड्यूडेनम में इतना मैक्सिमम क्यों होता है और स्टोमिक में क्यों होता है, वो हम इटियोलॉजी के अंदर जाके जो उसकी पैथोजेनेसिस होगी उसके बाद हम उसमें डिस्कस करेंगे। देखें, साइड्स होगी। लेट्स टॉक अबाउट द इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में क्या आ जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एच पाइलोरी। क्या होता है? एच पाइलोरी। जो एच पाइलोरी होता है ये 90% ऐसा फैक्टर है जो 90% ड्यूडेनल अल्सर काज करता है, राइट, और 70% आपका गैस्ट्रिक अल्सर काज करता है। अब ड्यूडेनल अल्सर क्यों इतना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द गैस्ट्रिक अल्सर एच पाइलोरी की अगर बात की जाए? बिकॉज जो एच पाइलोरी होता है, आपकी जो स्टोमिक की लाइनिंग्स हैं, जो स्टोमिक है उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द जो लाइनिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिक होती हैं। जस्ट अगर हम बात की जाए ड्यूडेनम की, तो उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? एज़ कम्पेयर टू द स्टोमिक, लाइनिंग्स जो सी होती हैं उसकी वो क्या होती हैं? थिन होती हैं, राइट। उसके जो बैरियर्स होते हैं, म्यूकोजल बैरियर्स हैं, वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टोमिक। तो इस वजह से एच पाइलोरी जो है वो ड्यूडेनल अल्सर में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, क्योंकि उसकी जो लाइनिंग्स हैं वो क्या होती हैं? कम होती हैं, कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गैस्ट्रिक अल्सर। बिकॉज उसके अंदर एसिडिटी की इतनी प्रोडक्शन होती है, नेचुरली जो हमारे गैस्ट्रिक की जो लाइनिंग्स हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज़ योर एच पाइलोरी। इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ एनएस एड्स। अब एनएस एड्स में हमारे जो एस्पायरिन है हम मोस्टली यही पढ़ते हैं, लेकिन एनएस एड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। हम इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो डिस्कस करेंगे। आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि एनएस एड्स कैसे जो पेप्टिक अल्सर उसको कॉज कर उसकी इटियोलॉजी में इन होती है। ठीक है, एनएस एड्स हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग को जो एनएस एड्स की पैथोजेनेसिस है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जो स्मोकिंग है वो किस तरह से करेगी? बिकॉज स्मोकिंग के अंदर क्या होता है? टोबैको। तो वो क्या करता है? एसिड की जो सिक्रीशन है, एसिड की जो सिक्रीशन है उसको क्या करता है? ज़्यादा करता है। एंड जो पोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनके सिक्रीशन को कम कर देता है। जब पोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, बिकॉज वो म्यूकोजल डिफेंस के क्या कर देता है? कम कर देता है। एज वेल एज आपको जो ब्लड फ्लो होता है उसको भी क्या कर देता है? कम कर देता है। तो उससे क्या होगी? एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी और आपकी जो म्यूकोजल लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हेरिडिटरी कॉज भी डिस्कस की जाती है उन लोगों में जिनमें लार्ज पैरेटल सेल मास हो, लार्ज पैरेटल सेल मास। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर ना जो पेशेंट होता है ना वो नेचुरली जो सा, क्योंकि हेरिडिटरी है तो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक एसिड का जो आउटपुट है वो ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जो गैस्ट्रिक एसिड का आउटपुट होता है ना वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो म्यूकोजल डैमेज है वो ज़्यादा होता है। और एज वेल एज इसके अंदर जो ओ ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप के जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी ये ज़्यादा होता है पेप्टिक अल्सर के चांसेस। अगर हम इसको एसोसिएट करें, पेप्टिक अल्सर की एसोसिएशन की बात की जाए विद अदर डिजीज़, तो उसके अंदर
आ जाती है आपकी COPD, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा अल्कोहल भी आपकी जो लाइनिंग्स है उन पे अफेक्ट करता है, और स्टीरॉइड्स, हाई इंटेक ऑफ स्टीरॉइड्स आल्सो, क्योंकि स्टीरॉइड्स क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या कर देता है, डिक्रीज। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस के हाउ द NSAIDs कॉज द डैमेज टू द म्यूकोजल लाइनिंग्स। फॉर एग्जांपल आप NSAIDs ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि COX-1 और COX-2 का काम क्या होता है, ठीक है। जो COX-1 होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन होगी तो वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है इसका। प्रोस्टाग्लैंडिन जब, तो इसका क्या काम होता है, प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन, और अब प्रोटेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया COX-1 का। COX-2 का काम ये होता है कि इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। दोनों होते हैं ये आपकी जो म्यूकोजल इंजरी है उससे बचाते हैं, इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन, ठीक है। एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब जब दोनों इनहिबिट हो जाएंगे, इन दोनों को NSAIDs क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अब जब दोनों इनहिबिट हो जाएंगे तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन होगी, नहीं होगी। जब COX-1 कम होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन तो कम होगी, एज वेल एज ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। जब COX-2 की होगी तो ल्यूकोसाइड, जो आपका जो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स होते हैं वो कम हो, इनहिबिट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके अलावा टॉपिकल इरिटेशन काज करता है, विच इज डैमेज टू द एपिथेलियल डैमेज एंड एज वेल एज लीड्स टू द म्यूकोजल इंजरी। होपफुली आपको पैथोजेनेसिस समझ आ गई होगी किस तरीके से जो पेप्टिक अल्सरेशन है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, आपकी डैमेज करेगा आपके डिफेंसिव म्यूकल बैरियर्स को, और किस वजह से जो NSAIDs होती हैं वो किस तरीके से आपकी जो लेयर्स हैं उनको डैमेज करती हैं जब आप हाई इंटेक करते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत से पेशेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो क्लोरोहाइड्रिक होते हैं, जिनके अंदर एसिड बहुत ही कम होता है, तो इनके अंदर जो चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर के वो नहीं होते एज़ कम्पेयर टू द अदर पेशेंट्स जिनके अंदर अग्रेसिव फैक्टर्स होते हैं, H. pylori, NSAID या स्मोकिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ द NSAIDs, जिसके अंदर हमने COX-1, 2 और ट्रॉपिकल इरिटेशंस को डिस्कस किया। लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स में आप जब डिस्कस करेंगे तो उसके बहुत से डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वो आ जाता है पेन कहाँ पे हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन। अब एपिगैस्ट्रिक पेन को हम 1000 जगहों पे डिस्कस करते हैं, राइट। अब एपिगैस्ट्रिक पेन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंशियल डायग्नोज होती हैं, हम इसको लेटली डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पेन विच इज़ द एपिगैस्ट्रिक, ये क्या होगी इसकी साइट। सेकंड थिंग इज करैक्टर, कि किस तरह से प्रेजेंट किया, सो इट इज़ अ बर्निंग। थर्ड वन इज रेडिएशन के कहाँ पे रेडिएट कर रहा है, सो इट रेडिएट्स टुवर्ड द बैक। अब रेडिएशन में क्या है कि इंपॉर्टेंट वन इज द पॉइंटिंग साइन, कि जो वो अपनी फिंगर रख के आपको बताएगा कि मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, और जो पेन है वो क्या करता है, रेडिएट बैक टू द इंट्राकैप्सुलर रीजन, इंट्रास्केपुलर रीजन। तो जो पेन होता है वो कहाँ पे रेडिएट करता है, इंट्राकैप्सुलर रीजन में, इंस्टेड ऑफ कि वो एंटी एसिड्स या एंटी अल्सर ड्रग्स भी ले रहा है। तो 3 मेन पॉइंट्स हैं, पेन, करैक्टर, रेडिएशन। इसके बाद आ जाता है टाइम ऑफ पेन। क्या आता है, टाइम ऑफ पेन में क्या है कि पेशेंट को पेन कब होगा। इसमें जो मोस्टली डिस्कस किया जाता है ना वो तब होता है कि जब हम फूड की इनटेक करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि 15 to 30 मिनट्स आफ्टर टेकिंग मील पेन कहाँ पे होगा, हमें किस में होगा, गैस्ट्रिक अल्सर्स में पेन होगा, गैस्ट्रिक अल्सर्स के पेशेंट्स में पेन होगा 15 to 30 मिनट्स आफ्टर।
और 2 से 3 घंटे के बाद जो होगा वो ड्यूरल अल्सर के जो पेशेंट होंगे उनमें होगा। अब होता क्यों है गैस्ट्रिक अल्सर में, क्यों होगा कि इसकी जो रिलेशन विद फूड क्या है, इसका जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन विद फूड। अब रिलेशन विद फूड क्या है कि जब भी हम फूड की इंटेक करते हैं तो जो हमारा गैस्ट्रिक है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल मील ली, ठीक है, अब मील जो है वो हमारे स्टोमक के अंदर गया। अब जब स्टोमक के अंदर गया तो वहाँ पे क्या होगा, एसिड की सिक्रीशन होंगी। जब एसिड की सिक्रीशन होगी, ठीक है, तो एसिड की सिक्रीशन से आपकी जो गैस्ट्रिक जो लेयर्स हैं वो डैमेज होंगी या नहीं होंगी, ऑफ कोर्स। तो इसके अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर के जो पेशेंट है उनमें क्या होगा, पेन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब एसिड की सिक्रीशन होगी। तो जो ड्यूरल अल्सर होता है ना, जो ड्यूरल अल्सर के पेशेंट होते हैं उनमें क्या कर जाता है, जो पेन है वो रिलीव हो जाता है। पेन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है, क्योंकि जब स्टोमक है उससे एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू द ड्यूरनम, वहाँ पे नहीं होती। तो जब एसिड की प्रोडक्शन स्टोमक के अंदर ज़्यादा होगी, जब हम खुराक खाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो पेन है, जो गैस्ट्रिक अल्सर्स के अंदर जो पेन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और जो ड्यूरनल अल्सर की जो पेन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात की जाए रिलेशन, इसके अलावा ये तो हो गया आपके 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन के, पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद अ हिस्ट्री ऑफ पेन and seeing a burning sensation, radiating a pointing sign or radiating towards the interscapular region and time of pain, कि वो बताया कि जैसे ही मैं खाना खाता हूँ मुझे पेन होने लग जाता है 15 to 30 मिनट्स, तो हम पता चल जाएगा गैस्ट्रिक अल्सर है। वो कहता है नहीं जी मैं खाना खा लेता हूँ और मुझे 2-3 घंटे बाद होता है, इट इज़ अ ड्यूरल अल्सर। सो इट एज इट इज़, तो ये खुद से क्लिनिकल फीचर है, ये MCQs बन जाता है कि जब पेशेंट किस तरीके से आपके पास प्रेजेंट कर सकता है। अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनको मज़ीद, वो कहते हैं ना कि मज़ीद इस चीज़ को बढ़ाते हैं। So talk about the aggravating factors। तो उसके अंदर फर्स्ट वन आ जाता है आपकी स्मोकिंग। मैंने आपको अभी पहले बताया कि स्मोकिंग कैसे काज करती है। अल्कोहल, इसके अलावा आपके एक्सेसिव इंटेक ऑफ कॉफ़ी एंड टी। सो कॉफ़ी एंड टी, तो इन लोगों में ये चीज़ जो सी है, इन वजहों से आपकी जो अल्सर्स हैं इनमें मज़ीद डैमेज होना हो सकता है। अब अगर बात की जाए, अगर जहाँ हमने बात की एग्रेसिव फैक्टर्स की या एग्रेवेटिंग फैक्टर्स की, वहाँ पे बात करें रिलीविंग फैक्टर्स, तो उसके अंदर क्या आते हैं, सबसे पहले तो एंटासिड्स, जो एसिड्स को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, एंटासिड्स एंड मिल्क, ठीक है। इसके अलावा वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग कैसे है कि जब भी जो पेशेंट है ना वो वॉमिट करता है तो जो एसिड है या जो फूड है वो क्या करती है, आउट। अब इसकी वजह से क्या होता है, मोस्टली पेशेंट करते क्या है कि वॉमिटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, सुकून मिल जाता है। तो वॉमिटिंग की वजह से जो है वो आपको रिलीफ मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर होता है। और अगर ड्यूरेशन की बात की जाए अटैक कि किस कि कौन सा कब हो सकता है, तो गैस्ट्रिक अल्सर फ्यू वीक्स के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, फ्यू वीक्स इन गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में, और 2 और 3 मंथ्स जो से होते हैं वो लग सकते हैं इन अ ड्यूरल अल्सर पेशेंट, राइट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पेप्टिक अल्सर। अब अगर हम दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए ना, अदर सिम्टम्स, तो उसके अंदर आपका कहा जाता है हेमेप्टाइसिस, ठीक है, ड्यू टू परफोरेशन। किसकी वजह से, ड्यू टू परफोरेशन। अगर परफोरेशन होगी तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और मुंह से आपको क्या आएगा, खून आएगा, तो इसको कहते हैं हेमेप्टाइसिस। तो ये अदर सिम्टम्स हो सकता है, और ये क्रॉनिक स्टेज पे जाके होता है जब आपके अल्सरेशन या जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना आपकी परफोरेशन में, जो कॉम्प्लिकेशन फॉल करती है, परफोरेशन आपकी फॉल करती है कॉम्प्लिकेशन में, तो उसमें आ जाते हैं अदर सिम्टम्स में। लेकिन मेजरली जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो वो जो क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बताएं उस तरीके से होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, हमने बात की थी कि एपिगैस्ट्रिक पेन, राइट। अब एपिगैस्ट्रिक पेन जो है वो आपने हज़ारों जगह पे पढ़ा होगा कि इसके अंदर भी हो सकता है, ऐसी है ना। एपिगैस्ट्रिक पेन किस में हो सकता है, मतलब अगर बात की जाए डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का अगर पेशेंट है, उसको क्या होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टुवर्ड द बैक।
उसमें भी एपिगैस्ट्रिक पेन है। अगर आप बात करें एक्यूट पेशेंट ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की, तो उसमें भी पेन हो सकता है। कोलिडोकोलिथियासिस है, कोलिथियासिस के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। इसके अलावा जो बिलरी ट्री, जो आपका हेपेटोबिलरी होता है, उसमें अगर कोई डिजीज़ हो सकती है, उसके अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका एसोफेगल रैप्चर हो जाए, उसके अंदर भी आपका एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है। इसके अलावा ऑर्टिक एन्युरिज्म है, एमआई के अंदर आपका एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, राइट। तो ये जितनी भी कंडीशन होती हैं इनमें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, विच इज़ योर इन्वेस्टिगेशन। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन योर वर्कअप, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन को अगर हम डिस्कस करें, इन्वेस्टिगेशन में क्या है कि पेप्टिक अल्सर में सबसे पहले जो प्रोसीजर ऑफ चॉइस है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, वो क्या है आपकी एंडोस्कोपी, राइट। एंडोस्कोपी। अब एंडोस्कोपी में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टोमक एंड अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे अल्सर है, तो हम क्या करेंगे कि एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर है, हम एंडोस्कोपी से यहाँ से इजीली हम देख सकते हैं। या आपका ड्यूनल अल्सर है आपका, तो क्या हो सकता है, हम इसको भी इजीली कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ड्यूनम है, ड्यूनम में आपका जो D1 होता है, जिसको हम ड्यूनल बल्ब भी कहते हैं, तो D1 इन्वॉल्व होता है आपके ड्यूनल अल्सर में, ठीक है, मोस्टली। और जो स्टोमिक है उसके अंदर आपका एंट्रम या आपका बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, एंट्रम एंड बॉडी, ठीक है। सो इट इज़ अ टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं छोड़ गया था। सो ड्यूनम में D1 और स्टोमिक के अंदर एंट्रम या बॉडी के अंदर, क्योंकि जब हम सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ेंगे तो इसी से हम डिस्कस करेंगे किस जहाँ पे अल्सर होता है, तो हम उसको डिस्कस। अब एंडोस्कोपी के अंदर हम अगर एंडोस्कोपी प्लस बायोप्सी भी करते हैं, तो उस किस वजह से कर सकते हैं, जब जो अल्सर्स हैं वो क्या हो जाए, डीप अल्सर क्या हो जाए, डीपली, या क्या हो जाए, परफोरेट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें बायोप्सी भी करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में एंडोस्कोपी की क्या करेंगे, बैरियम मील जो कंट्रास्ट टेक्निक है, हम उसको भी करेंगे, बैरियम मील या फिर कंट्रास्ट टेक्निक, राइट। इसके अलावा अब मोस्ट जो कॉमन है वो एच पाइलोरी है, राइट, एच पाइलोरी। तो हमने उसको भी क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, ठीक है। वैसे तो एंडोस्कोपी में हम मोस्टली देख लेते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ही एंडोस्कोपी है, लेकिन हमने अगर हम एच पाइलोरी को भी अगर देखें तो उसके अंदर हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट हम करते हैं, विच इज़ अ CLO टेस्ट, इट इज़ अ क्विक यूरियस टेस्ट। उसका एक पूरा मैकेनिज्म है, राइट। सो हम क्विक यूरियस टेस्ट भी कर सकते हैं, कार्बन लेबल 13 ब्रेथ टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम स्टूल टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, एच पाइलोरी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम एंडोस्कोपी कर लेते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है।